जब वो आने वाली क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो वो अपनी स्मूथ सेलिंग ओटाकू लाइफ के बारे में सोच रहा था। आप सोचोगे कि उसकी सबसे बड़ी चिंता एक्सप्लोडिंग या डाइंग की होगी, लेकिन गाचा गेम में कुछ अच्छा नहीं मिलना तो डेथ से भी बुरा है। और क्लासरूम के दरवाजे को धक्के मारते हुए कागायामा रियो ने अपने सारे स्टोन्स खर्च दिए और उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन उस क्लासरूम के दरवाजे के पीछे उदा था, जो अपनी लेडी के साथ डाउन एंड जिगी होने की कोशिश कर रहा था। और देखो गया, कागायामा ओताकू अपने दोस्तों से पीछे छूटा जा रहा है। उसे तो पता भी नहीं चला कि उदा की गर्लफ्रेंड बन गई है, जबकि वो पिछले महीने से थी। और तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने नए गाचा गेम में इतना डूब गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उदा को प्यार हो गया है। पर ऐसा लगता है ये हमेशा होता है। वो अपनी ओटाकू लाइफ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं। पहले उसकी एट्रोशियस पुल रेट्स और फिर उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य से उसे और भी चिंताएं थीं, जब अचानक किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। पूछा क्या वो सीरियसली अब भी गेम्स खेल रहा है, जबकि यही उसका पॉपुलर न होने का कारण है। फिर उसे पता चलता है कि असाही उसके पीछे खड़ी है, और तब शुरू हुई उसकी लेक्चर। क्या वो सच में अपनी जिंदगी एक क्रीपी पुराने ओटाकू की तरफ वेस्ट करने वाला है, या फिर इसलिए क्योंकि उसे फिक्शनल कैरेक्टर्स की तरफ रुख करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरा मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो इस जिंदगी में पॉपुलर है, हमेशा सायरन ये और सायरन वो, लेकिन न गेम में न रियल लाइफ में वो अपनी ड्रीम गर्ल को पुल कर पाया। मिलिए कोहिनाटा असाही से, कागायामा की चाइल्डहुड फ्रेंड, जो सोचती है कि वो इस गाचा गेम में सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक खास कैरेक्टर जो वो चाहता है उसके पास लार्ज ब्रेस्ट हैं। फ्लस्टर्ड होकर कागायामा अपना फोन वापस पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली अकेला कारण नहीं है। और भाई ये सारा रैपिड ओटाकू टॉक उसे बिल्कुल घटिया लगता है। फिर भी अगर उसे सच में इतना घटिया लगता है तो फिर वो इस ग्रॉस ओटाकू को ढूंढने की कोशिश क्यों करती है। और खैर स्नैक्स और मांगा के लिए बिल्कुल। प्लस उसे लगता है कि वो उसकी बोरिंग ओटाकू रूम में कुछ वेल नीडेड फ्लेवर ऐड कर रही है, तो उसे थोड़ा सा ग्रेटफुल तो होना चाहिए। मॉडर्न कल्चर एंड एक्सचेंज क्लब का नाम ऐसा है, लेकिन असल में ये बस एक ओटाकू की लहर है। और इस लहर में अंदर आया उदा, जिसे असाही नर्वसली जोक करती है, जबकि वो कागायामा से माफी मांगता है कि उसने उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पहले नहीं बताया। लेकिन फिर उसे नोटिस आता है कि असाही उसके साथ बैठी है और कहता है कि तुम दोनों कितने क्लोज होंगे। और जब वो नर्वसली ब्लश करती है, ये सोचकर कि वो इतने क्लोज नहीं है, कागायामा दूसरी तरफ कहता है कि वो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। लेकिन उदा परसिस्टेंट है। पता चलता है कि असाही अभी तक कोई क्लब ज्वाइन नहीं करी है, और वो पूछना चाहता था कि क्या वो उनकी क्लब ज्वाइन करेगी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ इंटरप्ट कर दिया जब वो अंदर आया था, इसलिए उसने उन्हें कुछ स्पेस देने का डिसाइड किया। कागायामा के लिए उदा का ऐसे अजीब बातें करना टिपिकल है, लेकिन फिर भी सोशली ऑकवर्ड होने की भी एक सीमा होती है, और वो तो कब का क्रॉस कर चुकी है। देखिए, कागायामा के सामने वो बहुत चीकी और कॉन्फिडेंट एक्ट करती है, लेकिन बाकी सबके सामने उसकी सोशल एंजाइटी इतनी एक्सप्लोड हो जाती है कि वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाती। बचपन से ही उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। असल में कागायामा ही था जो उसे सच में अटेंशन देता था, इसलिए वो आज भी उसके आसपास रहती है। लेकिन कागायामा को 1 साल में ग्रेजुएट होना है। अच्छा होता अगर वो तब तक कुछ दोस्त बना लेती। हाँ, उसे स्कूल आए बस 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्या वो अपनी यूथ एक लोनर की तरह बिताने की प्लान कर रही है, और अगर ऐसा है तो अगले 3 साल बहुत टफ होने वाले हैं। लेकिन वो ये सुनना नहीं चाहती किसी ऐसे ग्रॉस ओटाकू से जो सोचता है कि वो अपनी जिंदगी टू द फुलेस्ट जी रहा है। हाँ, उसके कुछ दोस्त हैं, लेकिन उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और अगर उसका उम्र उसके सिंगल रहने का रिकॉर्ड है तो बड़ी को रियलिटी में वापस आना चाहिए जल्दी, क्योंकि एक लोनर होना वो टफ है, पता है। और वो बस चलती ही जाती है, जैसे अरे अपना उदा देख, उसको गर्लफ्रेंड मिल गई, अब तू कैसा फील कर रहा है। और उसकी बातों ने ब्रो शायद कागायामा को निकनेम वो आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया, जैसे डैमिट वो बस उसके जख्म पर नमक छिड़क रही थी, उसे और बुरा बना रही थी। लेकिन कागायामा सोचता है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके दोस्त और उसका फेवरेट कैरेक्टर है, उसे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं। और तभी उसे उसके टफ गाय एक्ट का पता चलता है, ये कहते हुए कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर पूछती है कि शायद उसे उसकी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर वो पॉकी गेम जीत जाए। जो पहले छोड़ेगा या अपना पीस तोड़ देगा वो हारेगा। लेकिन कागायामा कंफ्यूज्ड है, क्यों ये गेम क्यों। और खैर वो क्लेम करती है कि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बुराई लगी थी। वो एक असली औरत के आसपास रहने का एक मौका देना चाहती थी, लेकिन सोचने के लिए टाइम लेते हुए भाई ने उसे कभी एक औरत की तरह सोचा नहीं था। वो एम्बैरेसमेंट से भर जाती है जब वो माफी मांगता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने फेवरेट कैरेक्टर में इंटरेस्ट है। खुद से सोचता है कि वो कभी कभी कितनी रिडिकुलस बातें करती है, और भावनाओं से भरी हुई वो अभी तक होप नहीं छोड़ी है, क्योंकि अगर वो उसे एक औरत की तरह नहीं देखता तो फिर ये गेम उसके लिए आसान होना चाहिए। और क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, असाही क्लेम करती है कि वो तो उसकी कॉन्शियस भी नहीं होगी। उसने डिसाइड किया कि उसे पुश मौका देने के लिए कॉम्बो, तो एक ग्रॉस बम एज एन अनपॉपुलर वर्जिन एज दिखने वाला ओटाकू। और वो धीरे धीरे उसकी स्किन के अंदर घुस रही थी, उसे हर गुजरते
हफ्ते सेकंड के साथ अनॉय कर रही थी और उसने डिसाइड किया कि वो उसे इस वक्त से ज्यादा कॉकी नहीं होने देगा। वो इस छोटी सी ब्रैट को लेसन सिखाना चाहता था और बिना कोई वार्निंग दिए उसने अपना हाथ उनके सामने वाली टेबल पर पटक दिया और सीधे पॉकी को काट लिया। वो खुद से सोचता है ये बुरा है, वो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब है और सोचता है ये इतनी काम क्यों है, क्या वो सच में एक्सपीरियंस्ड है। और भाई सीधा उसके फेशियल फीचर्स एनालाइज करने लग गया। इतनी लंबी लैशेज एक छोटे से चेहरे पर। असल में अब सोचता है जब वो इतने करीब है तो वो सच में क्यूट दिखती है, लेकिन ये तो उसके लिए लाइट वर्क है। वो पूछती है क्या तू ऑलरेडी नर्वस हो रहा है। भाई का दिल ऑलमोस्ट स्किप कर गया। वो खुद को डांटता है कि लॉक इन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो हारता है तो फिर वो फिर से मजाक बनेगा। और करीब आते हुए वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि कोई फ्लस्टर्ड हो रहा है। वो सोचता है कि उसके चेहरे पर वो लुक क्या है और डिसाइड करता है कि और ज्यादा लॉक इन करें, पूछकर कि शायद तुम मेरे बारे में कॉन्शियस हो रही हो। अब शॉक्ड होकर उसने अपना सर झटके से पीछे किया, पॉकी को आधी तोड़कर और सीधे फ्लोर पर गिर गई। कंफ्यूज्ड उसने पूछा कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसे देखकर वो चिल्लाती है कि कोई तरीका नहीं है कि वो उसकी कॉन्शियस हो। वो बस उसके क्लोजअप से ओवरवेल्म हो गई थी कि वो हंसनी बिना नहीं रह सकी। ऐसा नहीं है कि उसे सच्ची में वो पसंद है या कुछ। वो और जोर से चिल्लाती है जब उसे उसके चेहरे पर एक खास लुक दिखता है। आखिर वो हारी तो वो थी और भावनाओं से भरी हुई वो इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन कौन है जो अब ब्लश कर रहा है, जिसने पॉकी तोड़ दी और फ्लोर पर गिर गया। वो इसी के लिए इंतजार कर रहा था कि वो ये कहे, और जब वो अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहा था वो अपनी सांस के नीचे फुसफुसाती है कि मैं नहीं हारी। और जब वो कुछ देर के लिए उसे घूर कर देखता है वो और नहीं संभल पाया। वो बर्स्ट आउट करके हंसने लगता है और माफी मांगता है कि वो थोड़ा मीन हो गया, क्योंकि वो जानता है कि वो उसकी कॉन्शियस नहीं है। लेकिन वो खुद से सोचता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या लवर, वो कोई ऐसी चीज है जो ऐसे इंसान के लिए बननी चाहिए जिसे तुम सच में पसंद करते हो। उसे ऐसे गेम्स उस तरह के इंसान के लिए सेव करना चाहिए। और ये कहकर वो उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन वो जो सच में चाहती है वो ये है कि वो सिर्फ 2D लड़कियों को नहीं बल्कि कभी कभी उसे भी देखे। अगले दिन घर से निकलते वक्त कागायामा को यकीन नहीं होता कि उसने उसे अपना दिल स्किप करने दिया। लेकिन फिर यूं इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे बस 1 साल बाकी है। तभी ऐसा ही उसके पीछे आकर छुपे उसकी मेसी बेड हेड का मजाक उड़ाती है। और क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं, जब तक उसे अपने कोई दोस्त नहीं मिल जाते उसे उस थोड़ा और साथ देना पड़ेगा। अपनी चेयर पर स्लाउच होकर कागायामा फ्यूचर प्लान्स की एक लिस्ट को घूर रहा है, जिसके टॉप पर मे यूनिवर्सिटी फर्मली बैठी है। और शायद वो सही है, अब पूरा ब्लोन ओटाकू बनने का टाइम नहीं है, जब अचानक किसी ने उसे पीछे से बुलाया। और तब उसे एहसास हुआ कि उसने आज फिर से ड्रॉप बाई करने का डिसाइड किया था। और ऐसा लगता था कि वो बस उसे फिर से छेड़ने आई है। उसने अभी उडा को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था और सोचा कि कागायामा को भी डंप कर दिया गया होगा। असल में दूसरे क्लब मेंबर्स बस अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी थे। लेकिन उसके शोल्डर के पीछे झांककर उसे नोटिस आया कि वो कुछ पढ़ रहा था, तो उसने उसके हाथ से छीन लिया खुद देखने के लिए और फ्रीक आउट हो गई। जब उसे नोटिस आया कि वो टोक्यो की एक सुपर एलीट स्कूल जाना चाहता है, और उसने बडी के ड्रीम्स को शट डाउन करने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो ऐसी जगह जा सकता है। बिसाइड्स मे यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल वास्तव में कूल और स्टाइलिश लोगों के लिए है, जो कि वो नहीं है। वो रेकमेंड करती है कि एक प्लेन ओटाकू जैसे वो लोकल यूनिवर्सिटी जाए। लेकिन कागायामा अच्छी स्कूल में जाना चाहता है ताकि उसे अच्छी जॉब मिले। और थोड़ा सोचकर उसके पास एक सवाल था जो वो पूछना चाहती थी। देखिए, अगर आप 2 डाइस रोल करते हो, टॉप से देखते हुए आपको मिलने वाला लोएस्ट पॉसिबल सम क्या होगा? कागायामा सोचता है जवाब क्लियरली 2 है, लेकिन जवाब एक्चुअली 1 होगा, क्योंकि वो स्टैक्ड होंगे। असाही इस तरह के सिंपल सवाल का जवाब नहीं दे पाने पर पिटी करती है और उसे इडियट कहती है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे भी इस सवाल का जवाब जानते हैं। और इस रेट पर भाई के मे में जाने के चांसेस अच्छे नहीं लग रहे, सच कहूं तो। लेकिन फिर उसे कुछ नोटिस आया। उसके बैग से एक पेपर का पीस बाहर निकल रहा था, और जब उसने जरा करीब से देखा, खैर वो खुद भी अच्छा नहीं कर रही थी। उसने अपने लेटेस्ट टेस्ट में सिर्फ 33% स्कोर किया था, और इसने उसे किसी को लेक्चर देने की कोई पोजीशन में नहीं छोड़ा। लेकिन अब भाई फुल्ली कन्विंस्ड है कि कोई तरीका नहीं है कि वो सच में उनकी टॉप टियर स्कूल आई है, बल्कि वो पिछले वक्त से बैकडोर से घुस रही थी। लेकिन वो कसम खाती है कि वो बस ऑफ डे पर थी, और अगर ऐसा था तो वो उसे खुद टेस्ट करना चाहता था, पूछकर कि अगर वो 2 डाइस रोल करे तो डबल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। उसे छेड़ने के थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि अगर वो कोशिश करे तो ये आसान होगा। पंप्ड फील करते हुए उसने डिसाइड किया कि ये उसके बैग में है, और शुरू किया लिटरली डाइस को घूर कर। डाइस को रोल करके नोट्स लिखना शुरू कर दिया, जिसे कागायामा सोचने पर मजबूर हो गया, क्या वो सच में पॉसिबिलिटी ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत हो गया, ये तो मिडिल स्कूल मैथ है फॉर क्राइंग आउट लाउड। लेकिन असाही डिसएग्री करती है, क्योंकि खैर आपको जिंदगी में जीने के लिए मैथ की जरूरत नहीं है, और वो सही हो सकता है। सिर्फ वही लोग ऐसा कहते हैं जो मैथ में खराब होते हैं, और मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनमें से एक हूं।
फिर भी कागायामा ने उसे कहा कि उसे एलिमेंट्री स्कूल वापस जाकर बेसिक अरिथमेटिक फिर से सीखनी चाहिए, और बस उन पर असली क्विक फ्लेक्स करने के लिए उसने अपने पिछले टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए हाथ बढ़ाया, ये रिवील करते हुए कि वो 260 स्टूडेंट्स में सेकंड आया था, डिमांड करते हुए कि वो उसे कभी इडियट ना बुलाए, सोचकर कि उसे सीधे सीधे बोलना पड़ेगा वरना वो कभी उसका मैसेज नहीं समझेगी। फिर भी अगर वो इतना स्टंबल कर रही है, उसे लगता है कि उसे किसी आसान हाई स्कूल जाना चाहिए था, और सोचता है कि वो उनकी स्कूल आई ही क्यों थी। लेकिन उसकी रीजनिंग एक्चुअली काफी सिंपल थी, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी, और भाई को ये बात हिट कर गई। उसका दिमाग ओवरड्राइव में चला गया, सोच रहा था कि अचानक से ये क्यूट बिहेवियर क्या है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने स्कूल में फोर्स किया था सिर्फ उसके पीछे आने के लिए, बल्कि वो क्लियरली पढ़ाई में खराब थी। इन सब बातों के बाद वो सोचता है कि क्या यही कारण था कि उसने पहले ऐसी बातें की थीं, और पूछता है कि वो कितनी बैडली उसके साथ रहना चाहती थी। एक पल लगा, लेकिन जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने क्या कन्फेस किया है, वो नर्वसली फ्लस्टर करती है, क्लेम करती है कि ऐसा नहीं है, और कहती है कि वो आगे ना बढ़े। उसका असल मतलब था कि स्कूल में कोई और जानकार होने पर वो कितनी सेफ महसूस करती है। ये प्योरली कन्वीनियंस के लिए है, और ऐसा लगता है जैसे भाई ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो चीखता है कि वही अकेला है जिसके पास वो है। वो डिमांड करता है कि वो अब बैठ जाए, आखिर उसे अपना टेस्ट रीटेक करने से पहले प्रिपेयर करना होगा, और मदद ऑफर करता है। उसका चेहरा ब्राइट रेड हो जाता है और वो स्लंप हो जाती है। उसका दिल वाइल्डली धड़क रहा है, जैसे कोई सेकंड एक्सप्लोड हो जाएगा। इस दौरान कागायामा सोचता है कि कहां से शुरू करें। आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बर्स्ट आउट करता है, चिल्लाता है कि वो इडियट है। जब उनके लेसन्स चल रहे हैं, कैंपस में कहीं और एक जवान औरत चार्ट पर नजर डालती है, नोटिस करती है कि वो फिर से फर्स्ट प्लेस पर है। सोचती है कि ये सब कितना बोरिंग है। एक ब्यूटी मियाज़ोनो कागायामा के पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसका थोड़ा टाइम ले सकती है। ये उसे स्कूल की हॉल्स में ले जाती है, जहां वो सबकी क्यूरियस स्टेयर्स अट्रैक्ट करते हैं, जिसे कागायामा को सोचने पर मजबूर होता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। और खैर, उसे ज्यादा देर नहीं लगी वही सवाल ब्लर्ट करने में। लेकिन पता चलता है कि एग्जाम्स उसके लिए कंप्लीट लेट डाउन थे, क्योंकि वो जेन्युइनली सोचती थी कि कागायामा इस बार उसे हरा देगा, और जानना चाहती थी कि वो और कितने टाइम तक मैस अराउंड करेगा, पूछकर कि क्या उसे बस हारने में मजा आता है। लेकिन ये सोच उसे बहुत पिस ऑफ करती है। ऐसा नहीं है कि वो सच में बोल दे, लेकिन वो सोचता है कि ये मियाज़ोनो का कोई बिजनेस नहीं है, मेंशन करते हुए कि वो डेफिनेटली लॉक इन करेंगे जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स करीब आएंगे। और एक डेड पैन स्टेयर के साथ वो मेंशन करती है कि वो कितना बोरिंग हो गया है उस वक्त के बारे में सोचकर जब उसने एक्चुअली उसे हराया था, और पहली बार उसने कितनी एक्साइटेड महसूस की थी। वो किसी से हार गई थी। फिर भी कागायामा को ये मानना मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ा करीब आकर मियाज़ोनो ने पूछा कि क्या वो अब भी ओटाकू स्टफ में है, उसे सरप्राइज करते हुए कि उसे कैसे पता, लेकिन वो पहले ही उसे देख चुकी थी। वो मॉडर्न कल्चर एक्सचेंज क्लब की प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने एक भी मंथली रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, जो जरूरी है। लेकिन उसका हाथ पकड़कर वो कुछ प्रपोज करती है, अगर वो अगले एग्जाम में उसे हारता है तो वो उसकी क्लब बंद कर देगी। स्पीचलेस वो फ्रोजन खड़ा रह गया, लेकिन मियाज़ोनो अभी खत्म नहीं हुई और एक बेट प्रपोज की। इस दौरान असाही दरवाजे के पीछे से झांक रही है, सोच रही है कि ये अजीब औरत उसके इतने करीब क्यों आ रही है, सोचकर कि वो कितनी मैच्योर दिखती है, बिल्कुल कागायामा के एक्चुअल टाइप की तरह। लेकिन अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए कागायामा इस बेट के बारे में और जानना चाहता था। मियाज़ोनो की स्माइल वाइड हो गई जब वो आगे झुकी, उसे पास की एक चेयर में ढकेल कर बैठा दिया। उसका घुटना उसके थाइस के बीच स्लाइड हुआ जब वो फुसफुसाई कि वो जो भी कहेगी वो करेगा। इस दौरान असाही खुद पास आउट होने से कुछ सेकंड्स दूर है। जैसे ही इस लड़की ने अपनी बूबीज उसके चेहरे के एकदम पास कर दिए और बस एक बार बाउंस होते ही भाई कैप्टिवेटेड हो गया। उसे बाहर निकलना पड़ा, वार्न करते हुए कि ऐसी वेग बातें ना करे, लेकिन उसकी नज़रों में ये कुछ भी हो सकता है। शायद लंच खरीदना, कोई डम फेस बनाना, या शायद उसके लिए कुछ नॉटी करना। और अब भाई का हार्ट रेट थ्रू द रूफ है। वो नहीं जानता कि वो कितना संभाल पाएगा। पहले वो मियाज़ोनो से हारता जा रहा है और अब वो पूरी तरह से उससे रैक हो रहा है। लेकिन वो बस रोल ओवर करके इसे लेने वाला नहीं है, बल्कि उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो सोचती है कि शायद आई विल डू एनीथिंग यू से ने उसे पकड़ा था, लेकिन भाई ये सब अपनी प्राइड के लिए और अपनी ओटाकू लाइफस्टाइल को बचाने के लिए कर रहा है। प्लस उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है जो उसका फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। थोड़ा अनॉयड होकर मियाज़ोनो ने एक अलग अप्रोच लिया, मेंशन करते हुए कि उसको ऐसा लगा जैसे वो पहले उसकी चेस्ट देख रहा था, तो शायद वही था जिसने उसे पकड़ा था। लेकिन नहीं, वो तो बस एक लड़के की बॉडी थी जो लड़के की बॉडी करती है। क्योंकि हम इंटरेस्टेड ना भी हों, कुंवारी आंखें फिर भी बूबीज की तरफ चली जाती हैं। लेकिन इस कन्फेशन के साथ अब वो जानती है कि वो कुछ ल्यूट सोच रहा था, वो जरूर परवी टाइप होगा। लेकिन हाथ बढ़ाकर वो उसे पकड़ लेता है, कहता है कि अगर वो नहीं चाहती कि लोग देखें तो शायद उसे क्लोजअप करना चाहिए, और उसका चेहरा तुरंत रेड हो जाता है। वो मुड़कर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो ब्लश करते हुए अपना ब्लेजर पकड़कर सोचती है कि वो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। और जैसे ही वो रूम के बाहर पहुंचता है, भाई ने अपना पूरा कंपोजर खो दिया। वो असाही को छेड़ने का इतना आदी हो गया था कि उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर गई। लेकिन जिसकी बात हो रही थी वो वहीं उसके बगल में बैठी थी। वो तुरंत पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो साइलेंटली बैठी रहती है। फ्रस्ट्रेशन सिमर करती है और पूछती है कि वो मियाज़ोनो के साथ क्या कर रहा था, और भावनाओं से भरी हुई वो चिल्लाती है, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो?
वो बस गुजर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहा था। वो चिल्लाती है कि वो कर रहा था, एक औरत के साथ प्यार में डूबा हुआ देखा था, और वो जरूर उसकी टाइप होगी। जो हारेगा वो जीतने वाले की हर बात मानेगा। जब उसने ऑफर रिजेक्ट करने की कोशिश की, वो कूद कर खड़ी हो गई और चिल्लाई कि उसके पास चॉइस नहीं है, उसे इंश्योर करना चाहिए कि वो स्कूल के बाद फ्री है, और भाग गई। स्कूल के बाद वो आर्केड में पहुंचे। वो 3 गेम्स की बेस्ट ऑफ 3 खेलेंगे। तभी उसने नोटिस किया कि वो बस एक्चुअली उसके साथ कुछ गेम्स खेलना चाहती थी, और उसने साथ देने का डिसाइड किया। पहला मैच था एक रिदम गेम। असाही पहले से ही कॉन्फिडेंट थी और क्लेम करती है कि वो इस गेम में एक्चुअली अच्छी है। उसने डिफिकल्टी मैक्स पर सेट कर दी, जिससे कागायामा को शक हुआ कि क्या वो सच में अच्छी है। और जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल गया कि वो स्ट्रेट बंस थी, और क्या पता उसने लैंडस्लाइड जीत हासिल कर ली। वो आसपास देखता है क्योंकि उसने उसे एक्चुअली वरिड कर दिया था, लेकिन असाही आंसू रोक रही है, और दूर 2 लड़कियां सोच रही हैं कि कागायामा कितना ग्रॉस है जो एक लड़की को रुलवा रहा है। उसे कोई और चॉइस नहीं बचती, और वो असाही को उठाकर नेक्स्ट गेम की तरफ ले जाता है। राउंड 2 था शूटिंग गेम, और कागायामा ने पहले ही प्लान बना लिया है कि इससे इंटेंशनली हारेगा। लेकिन असाही के लिए उसे हराना मुश्किल कर रही है, क्योंकि वो बस इधर उधर शूट कर रही है। वो एक्चुअली जीत गई, और उसे खुद भी पूरी तरह से सरप्राइज हुआ, क्योंकि क्या वो ऐसे गेम्स में अच्छा नहीं था, और उसे लूजर कहकर टॉन्ट मारती है। और अब नहीं, वो अब कोई होल्डिंग बैक नहीं करेगा। राउंड 3 था रेसिंग, और कागायामा को बैठते ही पता चल गया था कि वो जीत गया है। लाइट्स ग्रीन हुई और रेस शुरू। असाही जो इन कंट्रोल्स के लिए न्यू है, ऐसे गेमर के अगेंस्ट जीत नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा सोचा, असाही ने पीछे से उसके कार्ट में टैकल मारी, और ड्राइव करते हुए उसने अपना सिग्नेचर स्मग लुक दिया। और कौन सोचता कि वो एक्चुअली इस गेम में अच्छी थी। उसने स्ट्रेटेजिकली अपने आइटम्स तब होल्ड किए जब वो आगे थी, और उन्हें सेव किया ताकि जब वो उससे आगे निकल जाए तब उसे मार सके। कागायामा को लगता है कि यह सिर्फ उसकी किस्मत अच्छी चल रही है, लेकिन वो उसे इतना कॉकी एक्ट करते नहीं देख सकता, और अपना स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसने फाइनली अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का डिसाइड किया। एक शॉर्टकट लेते हुए एक लेक के ऊपर से कूदकर असाही फ्रीकिंग आउट हो गई। उसे पता ही नहीं था कि इस कोर्स पे शॉर्टकट है। और हाँ, कागायामा को थोड़ा चाइल्डिश फील हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। विक्ट्री उसकी मुट्ठी में थी, और एक बार फिर वो हार नहीं वाली थी। वो उसे वेट करने के लिए देखती है, लेकिन वो उसे और भी ज्यादा टॉन्ट मारता है, और अपने आप को रोक नहीं पाती। वो चिल्लाती है लेट गो, उसकी लैप में कूद जाती है, और आंखों में आंसू लिए ऊपर देखती है। वो उसे बीक मांगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसी पल वो नीचे उसकी तरफ देखता है, और उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हेजिटेट करता है। वो और जोर से स्क्वीज करती है। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया, और उस हेजिटेशन के पल में कार्ट कोर्स से भटक गई, और ऐसे ही असाही जीत गई। वो खुद को डांटता है कि वो घबरा गया, आखिर वो बस असाही तो थी। लेकिन उसे आवाज देते हुए वो कहती है कि आज कुछ ऐसा लगा जैसे वो डेट पर थे, और कितना मजा आया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर उसे देखती है, और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है कि ये डेट नहीं थी, बल्कि वो बस उसका साथ दे रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि आज की पूरी हार उसकी ही थी, और उसने फैसला किया कि अब बस इस बेट का रिजल्ट पूरा करें। वो पूछता है कि आखिर उसे क्या करना होगा, क्योंकि वो बेट हार गया है, पूरी तरह से इमेजिन करते हुए कि वो चाहेगी कि वो उसका सर्वेंट बन जाए। लेकिन देखो, वो जो एक्चुअली चाहती है वो अभी भी सीक्रेट है। उसने डिसाइड किया है कि उसे तब यूज करेगी जब एक्चुअली जरूरत पड़ेगी। और जब एक कार गुजरती है, उसकी खिड़की स्लोली नीचे उतरती है। मियाज़ोनो सोचती है कि शायद कागायामा उनकी बेट को सीरियसली नहीं ले रहा। मॉडर्न कल्चर एक्सचेंज क्लब के अंदर उप्पी और किसी दूसरे मेंबर के बीच डिबेट छिड़ जाती है। उप्पी एक कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, और दूसरा मेंबर एक मीटअप के लिए पुश कर रहा है। दोनों आर्ग्यू करते हैं कि वो कागायामा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक के साथ जा सकता है। और जब उनकी नजरें इवेंचुअली कागायामा की तरफ झटकती हैं, एक्सपेक्टिंग कि वो एक साइड चूज करें, वो दोनों को डिक्लाइन कर देता है। हाँ, गोल्डन वीक हो सकता है, लेकिन कागायामा उन्हें रिमाइंड करता है कि उनका एक टेस्ट भी आने वाला है। उसके फ्रेंड्स आर्ग्यू करते हैं कि वो फिर भी मियाज़ोनो के बाद सेकंड ही आएंगे, तो स्ट्रेस क्यों ने। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, उसे ये बेट जीतना है, और उसका माइंड ऑलरेडी मेड अप है। वो चाहे कुछ भी हो पढ़ाई करेगा, तो उन्हें खुद ही अपने गोल्डन वीक के प्लान्स बनाने चाहिए। लेकिन वो उसे स्वे करने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि वो उसे वापस जाते हुए याकिनिको की ट्रीट देने की ऑफर भी करते हैं। उनकी आर्ग्यूमेंट्स वायरल हो जाती हैं कि 3D गर्ल्स अच्छी हैं या रियल विमेन, और एक बार फिर वो कागायामा के ओपिनियन के लिए उसे देखते हैं। और जैसे ही वो जवाब देने वाला था, कोई इंटरप्ट करता है। क्लब रूम का दरवाजा खोलते हुए मियाज़ोनो अंदर आती हैं और डिक्लेयर करती हैं कि उनका एक इंपॉर्टेंट मैच है, और कागायामा की तरफ देखती हैं कि वो उसकी बात कंफर्म करे। वो सब अपनी सीट से तुरंत खड़े हो जाते हैं, सरप्राइज्ड कि वो अचानक कहाँ से आ गई है। कागायामा क्यूरियसली पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, और इसका रिस्पॉन्स सिंपली था कि वो उनकी क्लब रूम को क्लीन आउट करने वाली है। लेकिन ऐसा लगता है कागायामा ने अपने मेंबर्स को अभी तक नहीं बताया कि मियाज़ोनो असल में उनकी क्लब को डिसबैंड करने का प्लान बना रही है। और पहले तो वो पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या बात कर रहा है, और फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन कागायामा पर निकालते हैं। लेकिन वो कसम खाता है कि सब ठीक है, क्योंकि वो बस एक छोटी सी बेट कर रहे हैं। लेकिन क्यूरियस होकर मियाज़ोनो ने कुछ ढूंढ लिया। पहले उसे लगा कि ये टेक्स्ट बुक है, लेकिन वो तो बस कॉमिक बुक्स हैं।
और वो तुरंत अपने असिस्टेंट को उसे डिस्पोज करने को कहती है। लेकिन उसे उसके हाथ से छीनकर कगायामा इंसिस्ट करता है कि वो उसे फेंक नहीं सकती, चाहे वो उन्हें क्लासेस के लिए यूज ना करे। लेकिन वो सब कुछ नहीं था, क्योंकि उसने बोर्ड गेम्स और मैगजीन्स भी ढूंढे जो कि स्कूल में अलाउड भी नहीं है, और वो सीधा टॉस एंड डिस्पोज करने लगती है हर चीज जो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। और इस रेट पे अगर कगायामा कुछ नहीं करता तो उनकी पूरी क्लब रूम टेक ओवर हो जाएगी। वो पूछता है कि अचानक आकर बर्ज क्यों कर रही है, जब वो क्लियरली अब तक ठीक से पढ़ ही रहा था। लेकिन उसे देखकर वो क्लेम करती है कि वो सीरियसली नहीं ले रहा। आखिर उसने उसे जस्ट दूसरे दिन आर्केड से बाहर आते हुए देखा था, और वो एब्सोल्यूटली रिफ्यूज करती है कि वो उसके साथ एक बोरिंग मैच खेले। लेकिन ऐसा लगता है कि इस रेट पे वो उसका वर्दी ओपोनेंट भी नहीं रहा। तभी उसने एक पल सोचने के लिए लिया, ये एहसास करते हुए कि उसने कितनी ज्यादा उसकी बेइज्जती की है। अचानक कगायामा के फोन पर नोटिफिकेशन आती है जो उसका अटेंशन खींच लेती है। वो उसके फेवरेट गच्चा गेम का मैसेज था, और जब उसने उसे उठाया वो नोट करती है कि ये टूल भी अननेसेसरी है और रेकमेंड करती है कि वो इसे अनइंस्टॉल कर दे। और भाई के फ्रेंड्स के कहने के बावजूद उसे और भी रीजंस मिले इसे डिलीट करने के लिए, लेकिन ओह, एक फ्रेंड की लिमिट पूरी हो गई। वो इतना गुस्सा था कि उसने पैनिक में कगायामा को आगे धकेला, सीधा मियाज़ोनो पर गिराते हुए, और डिमांड की कि वो इसे रुकने को कहे। उस सडन मोशन ने कियोटिक सीन क्रिएट कर दिया, और सबसे पहले कगायामा ने खुद को उसके ऊपर गिरते हुए पाया। उसका बॉडी ऑकवर्डली डेस्क के अगेंस्ट दबा गया, जबकि बाकी सब फ्रोजन खड़े थे। उसकी आवाज टेंशन को तोड़ती है जब वो सॉफ्टली उसका नाम ले पूछती है क्या वो उसे किसी डम गेम के लिए नाराज है। लेकिन अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो फ्लिंच करती है, लेकिन वो अपने फोन पर टैप करता है और अनइंस्टॉल बटन प्रेस करता है, और काम डेमिनोर के साथ मेंशन करता है कि वो डिलीट हो गया। शॉक्ड, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा एक्चुअली कर देगा, लेकिन क्योंकि उसने उसे इतना सीरियस होने दिया तो वो उसे वॉर्न करता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे। और जब ब्राइट रेड ब्लश धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैलता है वो उससे हट जाता है, जबकि उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या उसका गेम डेटा ठीक रहेगा। लेकिन वो मेंशन करता है कि सब ठीक होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी सब कुछ क्लाउड पर सेव कर लिया है। जबकि मियाज़ोनो कंट्रोल से बाहर ब्लश कर रही थी, और जब कगायामा के फ्रेंड्स उसे चीयर करते हैं, मियाज़ोनो का असिस्टेंट उसे टेबल से उतारता है। लेकिन वो अभी भी डिसबिलीफ में है, सोच रही है कि आखिर उसे क्या हो गया है, अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया, और उनका टेस्ट सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। जैसे ही कागयामा तेज बारिश में अकेला खड़ा होता है, उसे रियलाइज होता है कि अगली बस 30 मिनट तक नहीं आएगी, और शांति से उदास होता है क्योंकि वो पढ़ने के लिए जल्दी घर नहीं जा पाएगा। पर तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये असाही थी जो उसे अकेले होने पर टीज कर रही थी और उसको घर तक एस्कॉर्ट करने का ऑफर देती है। और ग्रेटफुल होने के बजाय कागयामा सिर्फ इरिटेटेड लगता है, क्योंकि वो उससे ऐसे ही एक्सीडेंटली नहीं टकराई थी, वो पक्का उसके आसपास रहना चाहती थी। और जब वो भागकर आती है तो चिल्लाती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो बहुत बेचारा लग रहा था। पर इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ और कह पाता, एक कार तेजी से गुजरी, पानी उछालते हुए, जिसने उन दोनों को भिगा दिया। और जैसे ही वो भड़कने वाले थे, मियाज़ुनो रुकी और अपोलोजाइज किया, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की ड्राइविंग कभी कभी थोड़ी रेकलेस हो सकती है। पर दोबारा देखने पर उसने नोटिस किया कि वहां असाही के साथ कागयामा था, और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, वो सब फैमिली कार की बैक सीट में एक साथ स्क्विश होकर बैठे थे। मियाज़ुनो कागयामा को टिश्यू ऑफर करते हुए जल्दी से माफी मांगती है कि बैक सीट्स कितनी क्रैम्प्ड यानी तंगी हुई हैं। फिर अपने पर्स में ढूंढने लगी और कुछ कैश निकाला, इंसिस्ट करते हुए कि वो उनके कपड़े धुलवाने का बिल कवर करेगी। और वहां बैठे बैठे कागयामा ने कुछ चीजों को एक साथ जोड़ना शुरू किया। उसे हमेशा स्कूल से पिक और ड्रॉप किया जाता था, और अगर उसे ठीक से याद था तो उसकी फैमिली एक्चुअली काफी वेल ऑफ थी। इसी बीच असाही ने अपनी आंख के कोने से उसको देखा। उसने मियाज़ुनो को तुरंत पहचान लिया। वो वही थी जो कुछ दिन पहले कागयामा को स्टूडेंट काउंसिल रूम में ले गई थी। और फिर असाही को पुकारते हुए मियाज़ुनो ने उसको एक नैपकिन ऑफर किया। ये सब करते हुए वो आगे झुकी, उसके थोड़ा और करीब आने की कोशिश कर रही थी, और तब उसने नोटिस किया कि वो कितनी भीगी हुई थी। उसका गाल पोंछते हुए दोबारा अपोलोजाइज किया, और उम्मीद की कहीं असाही उसकी वजह से बीमार ना पड़ जाए। जैसे ही मियाज़ुनो ने असाही को टॉवल से सुखाना जारी रखा, असाही यही सोचती रही कि मियाज़ुनो कितनी जेंटल थी और उसकी खुशबू कितनी अच्छी थी। पर साइलेंस तोड़ते हुए मियाज़ुनो ने पूछा कि क्या कागयामा ने रिसेंटली कोई गेम्स खेले हैं, और जब उसने कंफर्म किया कि उसने एक्चुअली नहीं खेले, तो वो थोड़ी सरप्राइज हो गई कि शायद अब वो फाइनली एक अच्छा मैच खेल पाएंगे। पर कागयामा उसे वार्न करता है कि वो अपना गार्ड डाउन न करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आती रही है, जिससे असाही सोचने लगती है कि क्या उसके सामने बैठी लड़की सच में स्मार्ट थी, ये नोटिस करते हुए कि वो कितनी मैच्योर लग रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है, वो ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ग्रेट हैं। और इन सभी चीजों की उसमें यानी असाही में कमी थी, पर इस सब को और बुरा बनाने के लिए उसका फिगर भी बहुत बढ़िया था।
शांति से बैठे हुए वो सोचने लगी कि ऐसी इनक्रेडिबल लड़की का कगयामा के साथ क्या ही रिलेशन हो सकता है। और जैसे ही उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी भींच ली, टेंशन बढ़ती गई और उसे जोर से छींक आ गई। एम्बैरेस होते हुए उसने कगयामा से पूछा कि क्या उसके पास टिश्यू है, पर उसके पास एक्चुअली सिर्फ एक रुमाल था। तभी उसने उसकी तरफ देखा और नोटिस किया कि उसकी नाक बह रही थी, और उसने बोला कि वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। और उसके इस कमेंट से चिढ़ते हुए जोल्टेड उसने अपना नाक उसके रुमाल में साफ किया और उसको शट द हेल अप बोल दिया। तब मायाज़ोनो ने नोटिस किया कि असाही वही लड़की थी जो उस दिन कगयामा के साथ आर्केड से निकली थी। और जब असाही ठंड से कांप रही थी तो कगयामा ने अपनी जैकेट उतारी, ये सोचकर कि उसको बहुत ठंड लग रही होगी, और उसको ऑफर कर दी। पर फिर उसने पूछा कि क्या वो उसे शो ऑफ करना चाहता है या कुछ। और ब्रो ने बिना हेजिटेट किए ये अज्यूम कर लिया कि उसको जैकेट नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उसने डेस्परेशन में कई बार बोला कि उसको एक्चुअली जैकेट चाहिए। जैसे ही उसने असाही के ऊपर जैकेट डाली, मायाज़ोनो की आंखें बड़ी हो गई और उसने पॉइंट आउट किया कि कगयामा लोगों की देखभाल करने में काफ़ी अच्छा लगता है। पर ऑफ कोर्स उसने डिनाई कर दिया क्योंकि वो बस बचपन के दोस्त हैं। एक्चुअली वो हमेशा से ही ऐसी क्लमजी रही है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिसको बेबी सिटर की ज़रूरत होती है। और जैसे ही उसने ये सुना, वो दोनों सीधा आपस में बहस करने लगे और मायाज़ोनो खिड़की के बाहर देखने लगी, आगे गहरे ख्यालों में डूबी हुई, जब कार बारिश के बीच से गुजर रही थी। कुछ वक्त निकलता है और जब वो कार से बाहर निकल रहे थे, वो उससे घर छोड़ने आने के लिए माफ़ी मांगता है। पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसके दादाजी की वजह से ही उनके ऊपर पानी गिरा था। और एक पल लेकर असाही ने भी उसको थैंक यू बोलना चाहा, और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कगयामा ने चुप्पी तोड़ी, ये बोलकर कि वो उससे उनके ब्रेक के बाद मिलेगा और वो पक्का उनका मैच नहीं हारेगा। पर उसने अचानक उसको पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। और जैसे ही असाही क्यूरियोसिटी से पीछे मुड़कर देखती है, वो देखती है कि मायाज़ोनो उसके बंदे को स्मूच कर रही है, और उसको यकीन नहीं हो रहा था। पर रियलिटी में मायाज़ोनो सिर्फ उसके कान में फुसफुसाना चाहती थी कि उन्हें फेयर एंड स्क्वायर फाइट करनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद उसने अपनी उस डेविलिश स्माइल के साथ असाही की तरफ झांका, जबकि असाही के दिमाग में अभी जो उसने देखा उसके ख्याल तेजी से घूम रहे थे। और जैसे ही मायाज़ोनो चुपचाप वापस बैठ गई, उस टेंशन को बढ़ने देते हुए, कगायामा फ्रीक आउट हो गया ये सोचते हुए, क्या वद्दा उसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। जैसे ही मायाज़ोनो ने गुड बाय वेव किया और उसकी कार निकली, उसने उस बात को झटकने की कोशिश की, बड़बड़ाते हुए कि उन्हें बस घर जाना चाहिए। वहीं असाही ये सोच रही थी कि अभी जो उसने देखा क्या वो एक किस थी। जैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है, एक अंधेरी चांदनी रात में कगयामा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो गोल्डन वीक के टाइम स्कूल जा रहा है, और वो भी रात में। पर लगता है वहां आने का रीज़न ये था कि असाही अपना होमवर्क क्लास में भूल आई थी, और क्योंकि उसको अगले दिन ही सबमिट करना था, उसको लेने में हेल्प चाहिए थी, जो एक्सप्लेन करता है कि कगयामा यहाँ क्यों है। पर फिर भी असाही अभी भी अनईजी फील कर रही थी, जिसकी वजह से कगयामा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय ये पूछने के कि वो इतनी फट्टू क्यों बन रही थी। पर उसने कसम खा के बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हवा में खिड़कियों के खड़खड़ाने की आवाज़ ने उसको डरा दिया, और ये उसको चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। डर के मारे जब वो सिकुड़ रही थी, कगायामा ने नोटिस किया और आह भरते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन उसका ये काइंड जेस्चर उसको शर्म से लाल करने के लिए काफ़ी था, और उसने चिल्लाते हुए बोला कि उसे उसका हाथ नहीं चाहिए। पर कगायामा यहाँ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सब स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करने का टाइम नहीं है जब वो साफ डर रही है। पर असाही कुछ और ही सोचती है कि शायद वही डर रहा है और उसको असाही का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, और छोटे भूत में यकीन रखने के लिए उसको टॉन्ट मारती है। तो अगर वो सच में इंसिस्ट करता है तो वो उसका हाथ पकड़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो यही नहीं रुकी, उसने पूछा कि क्या कगयामा का किसी लड़की का हाथ पकड़ने का ये पहला टाइम होगा। और कौन जाने, शायद वर्जिन सेनपाई का दिल तेजी से धड़कने लगे एक इतनी क्यूट लड़की के हाथ पकड़ने का ऑफर देने पर, और वो पक्का कितना खुश हो रहा है। ये बोलते हुए उसने कहा, गो ऑन, पकड़ लो। पर कगायामा ने फौरन पलटकर बोला कि तेरे जैसी छोटी फाट के साथ हाथ पकड़ना कौन चाहेगा। वैसे भी लड़की के साथ हाथ पकड़ना कगायामा के लिए बच्चों का खेल है, और अगर ऐसा है तो असाही सोचने लगती है कि जो लास्ट चैप्टर में उसने देखा था, क्या वो दोनों सच में किस कर रहे थे। और जैसे ही वो वहां चुपचाप खड़ी रही, कगायामा ने आवाज़ देकर उसको बुलाया, पर अचानक उसने भी गुस्से में बोल दिया कि उसे भी उसके साथ हाथ नहीं पकड़ना है, और इस तरह दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई यानी बिकरिंग शुरू हो गई। असाही कगायामा के हाथों का मजाक उड़ाती है, क्योंकि वैसे भी वो ग्रॉस और पसीने से भरे होंगे, और उसकी तरफ से मुंह फेरते हुए उसने कहा कि वो अकेले जाकर कहीं और डरे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि उसने कभी उससे पूछा हो साथ आने के लिए। इस एक लाइन ने ही कगायामा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उसने सिचुएशन को पूरी तरह से गलत तो नहीं समझ लिया, कि शायद आखिर उसे सच में उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी।
और अगर ऐसी बात है तो कागेयामा जवाब देता है कि उसे इससे प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि कोई सच का भूत आने पर वो रोटी गिड़गिड़ाती हुई वापस ना जाए। और जैसे ही दोनों मुड़े और एक दूसरे से दूर जाने लगे, कागेयामा ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और ऐसा लग रहा था कि वो वाकई किसी बहुत बुरे मूड में है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद असाही स्कूल के हॉलवेज से गुजरी, भूत के आइडिया का मजाक उड़ाते हुए, उनको बेवकूफ़ बोलती हुई, और ये कि वो कागयामा के बिना बिल्कुल ठीक रहेगी। पर जैसे ही वो अगले कॉर्नर से मुड़ी, उसका सामना अब एक डीमन से हो गया था, या फिर मेरा मतलब है कि एक एनाटमी मॉडल से, पर उसके हिसाब से तो वो एक भूत था। और उसने अपना होश खो दिया और पास वाले एग्जिट की तरफ दौड़ लगा दी, ये चिल्लाते हुए कि वहां भूत है। पर उसके बाजू को कस के पकड़ते हुए कागयामा ने बोला कि उसे पता था वो अकेले डर जाएगी। और जैसे ही उसने असाही को अपनी तरफ खींचा, वो ये बताना चाहता था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, और उसने असाही को और कस के पकड़ लिया। पर असाही ब्रो को ये बताए बिना नहीं रह पाई कि उसके हाथों में पसीना आ रहा था, भले ही वो ये सुनना नहीं चाहता था क्योंकि उसे भी पसीना आ रहा था। पर इन सब बातों के बावजूद वो बस चाहती थी कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि वो अब बहुत ग्रॉस और चीप हो रहा था। और कागयामा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी इतना एटीट्यूड दिखा रही है और बड़ी बातें कर रही है। पर अगर ऐसा है तो उसने शायद उससे और ज्यादा करीब खींचने का सोचा, लेकिन उसने अपना ये एक्ट जारी रखा कि वो उसके आसपास भी नहीं आना चाहती। और जैसे ही उनकी उंगलियां एक दूसरे में फंसी, कागयामा मुड़ा और नोटिस किया कि असाही अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, ईयर टू ईयर ब्लश कर रही थी। तो जैसे ही उसने असाही को छोड़ने का फैसला किया, माफी मांगते हुए कि शायद वो थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया था, उसने जल्दी से उसका हाथ दोबारा पकड़ लिया, उससे छोड़ने की भीख मांगते हुए नहीं कहा, और आखिर में एक प्यारा सा प्लीज भी ऐड किया। और उसकी ऐसी डिफेंसलेसनेस ने ब्रो को कंफ्यूज कर दिया, ये सोचते हुए कि अचानक ऐसा बदलाव कैसे आया, जबकि एक सेकंड पहले वो इससे इतना नफरत कर रही थी। पर खैर, अगर वो डरी हुई थी तो उसे शुरू से ही ऐसा बोल देना चाहिए था। एक बात तो तय है, और वो ये कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आजकल असाही के साथ चल क्या रहा है। एक मिनट में वो गुस्सा हो जाती है और अगले ही पल एकदम शांत, और लगता है इस हिसाब से वो उसे टेस्ट से ठीक पहले किसी बड़े कंफ्यूजन में डाल देगी। पर अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, पर इस बार इसके बाद उनके क्लासरूम का डोर स्लाइड होकर खुला, और अब उनका सामना एक असली डीमन से था। या फिर मेरा मतलब तुम जानते हो कि वो नहीं था, पर उन्होंने फिर भी वहां से भागने का सोचा। इस सब के दौरान यूटी सोच रहा था कि क्या उसने अभी कागयामा की आवाज सुनी, और ऐसा लगता है कि वो भी अपना होमवर्क स्कूल में ही भूल आया था। पर अब उनके टेस्ट के लिए बस एक दिन बचा था। करीब एक हफ्ता गुजर चुका था और उनके मिड टर्म टेस्ट की रैंकिंग फाइनली पोस्ट हो चुकी थी। और अगर कागयामा किसी तरह मायाजोनो से हार गया तो उनका मॉडर्न कल्चर एक्सचेंज क्लब पक्का बंद हो जाएगा। और क्योंकि वो गोल्डन वीक में हैंगिंग आउट और गेमिंग दोनों को छोड़कर इस पर फोकस कर रहा था, वो जानता था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, और इसलिए अब सिर्फ बचा था तो यकीन करना। जैसे ही उनके टीचर रिजल्ट पोस्ट करने आए, सब लोग अपनी सांस रोके इंतजार करने लगे, और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे जैसे जैसे वो मोमेंट करीब आया। नंबर 1 पर रैंक करने वाला और कोई नहीं बल्कि कागयामा था, जिसके ठीक पीछे मायाजोनो सेकंड प्लेस पर थी। और जैसे ही दोनों रुककर चार्ट्स को ब्लैंकली घूरने लगे, कागयामा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीत गया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, मायाजोनो हार गई थी। और जैसे ही कागयामा और उसके दोस्त सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए, वो जल्दी से पीछे मुड़ा ताकि वो इसे मायाजोनो के मुंह पर मार सके, पर उसने नोटिस किया कि वो एम्बैरस हो रही थी। पर ब्रो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और उसने ऐसी डीवियस स्माइल दी जो शैतान को भी पीछे छोड़ दे। और उसके बाद पूछा कि क्या उसे अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये सोचकर कि वो उसे पूरे टाइम सेकंड आने पर टीज कर रही थी। लेकिन मायाजोनो ने जवाब दिया ये सोचते हुए कि अब वो अपने आपे से बाहर हो रहा है। आखिरकार ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस बार इंग्लिश को थोड़ा इजी कर दिया था। तो वो काफी लकी है कि टेस्ट डिफिकल्ट नहीं था, वरना उसकी अमेजिंग इंग्लिश स्किल्स ने पक्का उसे क्रश कर दिया होता। पर कागयामा को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डील तो डील होती है। इसका मतलब है कि उसका क्लब बच गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसे वो भी करना होगा जो वो कहेगा। और मॉडर्न कल्चर एक्सचेंज रूम में अकेले होने के वक्त वो उसे बताना चाहता था कि वो फेवर आखिर था क्या। और वो फेवर था कि वो उसे उनके क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता था। और इसका रीजन भी काफी सिंपल था, क्योंकि फिर उनके क्लब के बंद होने की टेंशन नहीं रहेगी अगर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट मायाजोनो उनकी मेंबर बन जाए तो। बेसिकली वो उनकी सेफ हेवन थी। पर उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ उसका नाम बोरो करेंगे। लेकिन मायाजोनो डिससैटिस्फाइड लगती है, ये पूछते हुए कि क्या वो सच्ची में बस यही मांगना चाहता था, क्योंकि पता है ना, वो कुछ भी मांग सकता था। पर कागयामा को अभी भी ये ठीक से समझ नहीं आता, और वो पूछता है कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। और जैसे ही उसने थोड़ा अनरेस्ट करने का टाइम लिया, उसने पूछा कि क्या वो ले डाउन सम पाइप की अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं कर रहा है। डैम गर्ल, तुम कितनी भूखी हो। दूसरी तरफ कागयामा ज्यादा वाइल्ड ब्लश करने के चलते अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और किसने सोचा था कि भले ही वो उनका मैच हार गई, फिर भी वो उसका मजाक उड़ा रही होगी।
पर उसे कौन बताएगा कि वो खेल नहीं रही थी। और मायाज़ोनो भी ये बात जानती थी कि उसके साथ जैसा वो चाहे वैसा करने का मौका एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पर कागयामा ने एकदम से रिएक्ट करते हुए कहा कि इसके अलावा वो उससे कुछ नहीं करवाएगा। एक्चुअली लूजर्स को लूजर्स की तरह बिहेव करना चाहिए और फ्रस्ट्रेटेड फील करना चाहिए। और जब उसने अपनी जैकेट वापस पहनी तो उसने कहा कि बेशक वो फ्रस्ट्रेटेड है, पर साथ ही साथ वो बहुत खुश भी है। और जब उसने क्लब के मेंबरशिप फॉर्म पर अपना नाम लिखा तब उसने बताया कि ऐसा क्यों। और ये इसलिए क्योंकि उसने फाइनली उसके अगेंस्ट सीरियसली टक्कर लेने का डिसाइड किया। और जैसे ही दोनों ने पैशनेटली एक दूसरे की तरफ देखा, कागयामा ने ऑकवर्डली जवाब देते हुए पूछा कि क्या ऐसा है, और साथ ही ये भी नोटिस किया कि वहां का एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही लग रहा था। और जैसे ही मायाज़ोनो ने उनके आगे टेबल पर अपना हाथ रखा, वो उसके और करीब आई, धीरे से उसका नाम फुसफुसाते हुए। पर ठीक उसी वक्त ठीक उनके सामने वाले लॉकर से एक और फट के बाहर आई। गॉड डैम इट। और ऑफकोर्स ये एक बार फिर से असाही थी। और तुम जानते हो, कागयामा उस वक्त सच में एकदम सही सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार वो उस लॉकर में कर क्या रही थी। और असाही ने बोला कि उसने आवाजें सुनी और समझ गई कि वो दोनों रूम की तरफ आ रहे थे। पर अगर ऐसी बात है तो छुपने की क्या जरूरत थी। और जब असाही आंसर ढूंढने के चक्कर में गड़बड़ा रही थी, मायाज़ोनो ने बोला कि ये फाइन है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही प्रेशर डालता रहा तो उसे असाही के लिए बुरा फील होगा। पर फिर उसने असाही की तरफ फोकस घुमाते हुए कहा कि उसे यकीन है कि असाही ने सब कुछ सुन लिया होगा। पर वो फिर भी इस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, और साथ में उन्हें बेस्ट देने के लिए भी बोला। लेकिन कागयामा को चीजें स्ट्रेट सेट करनी पड़ी, क्योंकि असाही तो एक्चुअली क्लब की मेंबर भी नहीं है। काओरी मायाज़ोनो कसम खा सकती थी कि वो थी, क्योंकि वो हमेशा रूम में होती है और सब। पर एक्चुअली असाही के पास नर्डी हॉबीज नहीं है और ना ही मायाज़ोनो के पास। पर देखो, बात यह है कि मायाज़ोनो उसे बताना चाहती थी कि वो एक्चुअली काफ़ी सारी मांगा पड़ती है, जिसने डेफिनेटली कागायामा को सरप्राइज यानी कि ऑफ गार्ड कर दिया। और जैसे ही असाही ने उन दोनों को अपनी नर्डी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए देखा, वो बस इस पॉसिबिलिटी से भर गई कि वो दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आते जा रहे हैं। पर इसने एक्चुअली उन्हें याद दिलाया कि एग्जैक्टली असाही चाहती क्या थी। पर जब उसने आंसर नहीं दिया तो उसने उसे आवाज लगाई। पर असाही यहाँ अपने आंसू रोक रही थी, जिसने उन दोनों को सरप्राइज कर दिया, जिसके चलते कागायामा ने पूछा कि वो अचानक से क्यों रो रही थी, जबकि मायाज़ोनो दूसरी तरफ सोचती है कि शायद वो किसी चीज से टकरा गई थी। पर उसने जल्दी से कागायामा को पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि वो भी उनके क्लब में ज्वाइन करेगी। और जैसे ही मायाज़ोनो ने शौक में उसे वापस घूरा, वो एक छोटी सी स्माइल स्लिप होने से रोक नहीं पाई। सो जब असाही एक आर्म को स्क्वीज करती है, मायाज़ोनो ने दूसरी आर्म पकड़ ली। कागायामा को ये सोचने पर छोड़ दिया कि उसकी स्मूथ चलने वाली ओटाकू लाइफ का क्या होगा। असाही आजकल काफी वियर्ड एक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कागायामा के हर एक मूव को स्टॉक कर रही है और साथ ही ये सोच रही है कि उसने नोटिस नहीं किया। पर वो लड़की ऑनेस्टली पढ़ने में इतनी मुश्किल है, क्योंकि एक मिनट वो बुरे मूड में होती है और दूसरे पल वो रो रही होती है। ये कागायामा को बस ये सोचने पर मजबूर करता है कि एग्जैक्टली वो क्या स्कीमिंग कर रही होगी। तो जब वो स्कूल के हॉल में अकेला खड़ा था, वो अचानक चिल्लाता है कि उसे पता है कि वो उसके ठीक पीछे है, जिससे वो झटका खाती है। वो बोलता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे बस सामने आकर बोल देना चाहिए। पर असाही कसम खाती है कि वो बस ऐसे ही वहां से गुजर रही थी। पर उनके सामने वाले हॉल में किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। एक कपल ओपन में मेकआउट कर रहा था। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, दोनों के चेहरे लाल हो चुके थे और उसके बाद आई एकदम शांति। पर थोड़ा अनॉयड होकर कागायामा सोचता है कि ऑफकोर्स जो उन्होंने अभी देखा वो एक कॉमन चीज होगी, क्योंकि उनकी एज का हर कोई अपेरेंटली ये सब कर रहा है। और इसने असाही को एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। अचानक उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को पहले किस किया है, जिससे कागायामा सोच में पड़ गया कि अचानक से इसे क्या हो गया और उसे वॉर्न किया ऐसी अजीब चीज ना पूछने को। पर असाही आराम से बता सकती है कि उसने नहीं किया है और उसे हमेशा की तरह टीज करने लगी। ये उसके आसपास घूमते हुए उसने पूछा कि क्या वो ट्राई करना चाहता है, क्योंकि वो पक्का क्यूरियस होगा कि कैसा फील होता है। और अपने फाइनल ब्लो के लिए वो आगे झुकी और पूछा कि क्या वो उसको किस करने का चांस चाहता है। कागायामा को ये सोचने पर मजबूर करते हुए कि उसके इस पूरे टाइम उस पर स्पाई करने का रीजन सिर्फ ये था कि वो उसे टॉन्ट करना चाहती थी। और तब उसने डिसाइड किया कि वो भी इस गेम में साथ देगा, कैजुअली मेंशन करते हुए कि उसने एक्चुअली पहले किसी को किस किया हुआ है। आखिरकार ये बस एक किस ही तो है, सो ऑफकोर्स उसने की है। और जैसे ही असाही की आंखें शौक से बड़ी हुईं, वो हॉल फिर से शांत हो गया, जिससे कागायामा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया अब कि वो अचानक रुक गई थी।
और जैसे ही उसने उसे आवाज़ लगाई उसने पूछा कि क्या हो गया, कहीं वो कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज तो नहीं थी बोलने के लिए। पर धीरे से फुसफुसाते हुए विस्परिंग असाही में अचानक चिल्लाने की हिम्मत आई कि उसे भी किस करने का ट्राई करना चाहिए। पर कागायामा के पास अनफॉर्चुनेटली इस बात के लिए कोई कमबैक नहीं था। पर अगर जो उसने अभी बोला वो सच था कि ये वाकई बस एक किस थी, तो उसे उससे डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसके चलते असाही के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसकी भीख मांगने के, क्योंकि वो उसके स्किल्स विटनेस करना चाहती थी। और कागायामा इस औरत के इतने फाइस्टी यानी तीखे अंदाज का आदी नहीं था। जल्द ही डिसाइड करने के बाद कि बहुत हो गया, कि उसे होश में आना चाहिए और लोगों को टीज करना बंद करना चाहिए। और उसने एग्जैक्टली वही किया जब उसने उसकी टाई को डायरेक्टली पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इस बार वो टीज नहीं कर रही थी बल्कि ये एक ऑर्डर था। डैम। इस पॉइंट पर कागायामा को नहीं पता था कि अपने साथ क्या करे, पर वो खुशी से उसे याद दिलाती है उनकी उस छोटी बेट के बारे में जो उसने उस दिन जीती थी, जिसे उसने ठीक ऐसे ही मोमेंट के लिए बचा कर रखा था। अब जाकर उसे सब कुछ परफेक्ट सेंस में करने लगा जब उसने उसके साथ आंखें मिलाई, पूछते हुए कि क्या वो अपना प्रॉमिस रखेगा। और अगर यही केस है और कागायामा को नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा, तो इसका मतलब यही था कि वो पहले बस ब्लफ कर रहा था और उसने हमारे लड़के को चेकमेट कर दिया। पर वो अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि वो असाई को किस क्यों करेगा। पर वो वेट करके थक चुकी है, उसे जल्दी करने को बोलती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो उसको दिखाए कि कभी कभी वो बड़ा वाला यानी मैच्योर भी बन सकता है। और इसके साथ उसने उसके शोल्डर को ठीक पकड़ लिया, डिक्लेयर करते हुए कि वो जीत गई, क्योंकि आखिरकार ये एक ऑर्डर है। उसने डिसाइड किया कि आज का दिन है वो उसे समझाएगा। और जैसे ही वो उसे धीरे से अपनी तरफ खींचता है, असाही अपने होश खोने लगती है और उससे वेट करने की भीख मांगती है। पर जब उसकी गुजारिश उस तक नहीं पहुंच रही थी, तो उसने एक बार फिर वेट करने की भीख मांगी, हाथ पैर मारते हुए, क्योंकि उसका दिल अभी रेडी नहीं था। और उसके दोनों हाथ उसके चेहरे पर प्लास्टर होने के बाद कागायामा ब्लश करने लगा और जल्दी से उसे अपने से दूर ढकेला, चिल्लाते हुए कि वो सब झूठ था, कि ऑफकोर्स वो उसको किस नहीं करता। इसके अलावा उसने एक्चुअली कभी किसी को पहले किस नहीं किया है। और जैसे ही असाई की आंखें एक बार फिर धीरे से बड़ी हुईं, कागायामा कंटिन्यू करते हुए पूछता है कि क्या वो अब खुश है, कि वो आगे जाकर उसका मजाक उड़ा सकती है अगर वो चाहती है तो। पर असाही रियली बस ये जानना चाहती थी कि क्या वो सच बोल रहा था। और जब उसने इसको कंफर्म किया तो उसने एक पल लिया अपने आप को कलेक्ट करने के लिए और फाइनली रिप्लाई किया, ओह आई सी, जैसे कि उसके ऊपर रिलीफ की एक लहर दौड़ गई। और हमारे लड़के कागायामा को बिल्कुल ब्रेक नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। वो सोच रहा था कि उस रिएक्शन का क्या मतलब था जो उसने अभी दिया। पर सबसे ज़रूरी बात वो ये जानना चाहता था कि इस पूरे टाइम उसके पीछे भागने के बाद आखिर वो चाहती क्या थी। पर असाही सिर्फ धीरे से हंसने लगी, मेंशन करते हुए कि ये पहले ही सॉल्व हो चुका है, और उसके पास से उछलते हुए दूर जाने लगी। और ऐसा लगता है इस बार असाही जीत गई थी, क्योंकि कागायामा सोचता है कि इस लड़की को समझना इम्पॉसिबल है। एक सख्त लुक और अपनी आंखों में पैशन के साथ माया जोनो सिर्फ फर्स्ट प्लेस डिजायर करती है और कुछ नहीं, क्योंकि जीत के अलावा कुछ भी और अनथिंकेबल है। और डिमांड करती है कि उनकी टीम जल्दी से प्रैक्टिस पर लग जाए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो किसी इवेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। वो इवेंट है इंटर क्लब ऑब्स्टेटिव रेस, जिसमें उनका फर्स्ट रनर हर्डल रेस करेगा, सेकेंड विनर आर्मी क्रॉल करेगा, थर्ड ब्रेड रेस है, फोर्थ बैलेंस बीम, और आखिर में फिफ्थ इंचार्ज होगा सुवीनियर हंट का। और क्योंकि दोनों माया जोनो और असाही ने क्लब ज्वाइन कर लिया था, अब उन्हें फोर्स किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अब उनके पास 5 से ज्यादा क्लब मेंबर्स हैं। पर कागायामा को बुलाते हुए दोनों असाही और माया जोनो ने सोचा उसे टीज किया जाए अपने अपने तरीके से, जिसमें असाही पूछती है कि क्या वो श्योर है कि वो उनका एंकर बन पाएगा, क्योंकि शायद वो बुरी तरह से फेल भी हो सकता है। जबकि माया जोनो मेंशन करती है कि कैसे वो उसे बहुत अच्छे से रिवॉर्ड कर सकती है अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो। लगता है कागायामा के पास अब टास्क काफी भारी है। पहले ये असाई थी, पर अब माया जोनो भी, और वो दोनों टीम अप कर रहे हैं उसे टीज और उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो शायद उसकी पीसफुल ओटाकू लाइफ उससे अब बहुत दूर हो जाएगी। और तब माया जोनो ने ऑर्डर दिया कि उन्हें सबको साथ मिलकर अपनी ड्रिल्स करनी चाहिए, क्योंकि सबके पास पहले ही प्रैक्टिस करने का टाइम था। पर अचानक उन्होंने सुना असाही चिल्लाती है, क्योंकि किसी तरह से उसने ट्रेनिंग करते वक्त अपना बैलेंस फिर से खो दिया। माया जोनो ने उसका हाथ आगे बढ़ाया, पूछते हुए कि क्या वो ठीक थी और क्या उसे चोट तो नहीं लगी। उसकी तरफ वापस ऊपर घूरते हुए असाही बस आह भर पाई और उसने मेंशन किया कि वो ठीक है। कागायामा के याद दिलाने के बाद वो वापस ट्रैक पर लौटे, पर उसके बाद तो ऑनेस्टली सब कुछ बेकार ही होता गया, क्योंकि असाही हर एक मुमकिन तरीके से फंबल कर रही थी। बैटन गिराना, गलत रास्ते भागना, और यहाँ तक कि वो अपने खुद के मेंबर से ही टकरा गई, उनका चश्मा तोड़ दिया इस पूरे प्रोसेस में। आखिर में जो सब वो कर सकती थी वो माफी मांगना था, क्योंकि कोई ना था। असाही फिट इन मिक्स होने में बिल्कुल ही खराब है।
पर कागायामा ने अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं थी। पूछ रहा था कि क्या शायद उन्हें अभी के लिए क्विक ब्रेक लेना चाहिए। पर मायाज़ोनो ने कुछ और सोचा, रेकमेंड करते हुए कि उन्हें बस आज के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसके बजाय वो स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस विजिट करने जाएगा, जबकि उसके राइट वाला होम बॉय सोचता है कि उसे अपना चश्मा ठीक करवाने जाना चाहिए। और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, उनकी पूरी टीम आज के लिए डिसबैंड हो गई, कागायामा और असाही दोनों को अकेला शांति में छोड़ते हुए। और किसने सोचा होगा कि असाही की सोशल एंजाइटी इतनी बुरी होगी। ऐसा लगता है कि असाही ने हार्डली कभी अपने बलबूते पर सोशल ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, और वो सिर्फ यही विश कर सकता था कि उसको फिट इन होने का कोई तरीका मिल जाए। पर असाही ने बस अपनी पीठ उसकी तरफ घुमाई, बड़बड़ाते हुए कि वो घर जा रही है। उसी दिन बाद में जब कागायामा घर की तरफ जा रहा था, तो वो सोचे बिना नहीं रह पाया कि असाही आज काफी उदास लग रही थी। पर तभी उसने एक अजीब चीज नोटिस की अपनी दीवार पर, क्योंकि असाही किसी तरह से चढ़कर उसके घर के गेट के ऊपर चढ़ गई थी, और ब्रो के पास चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं था, डिमांड करते हुए कि वो नीचे उतरे और एक टॉडलर की तरह एक्ट करना बंद करे। पर असाही कसम खाती है कि इसका एक अच्छा रीजन है, क्योंकि जहां वो खड़ी है, अगर वहां से वो गिरी तो उसको मगरमच्छ खा जाएंगे। और उसने आगे इशारा किया, कागायामा का ध्यान खींचते हुए। वो एक लकी रिचुअल कर रही है। अगर वो किसी तरह अपना बैलेंस बनाए रखते हुए वॉल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, तो वो किसी भी चीज में सक्सीड कर लेगी। वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही कि वो सबके लिए ट्रबल ही क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो अचानक बहुत नर्वस हो जाती है और चुपचाप स्टिल हो जाती है। यहाँ तक कि जब टास्क ऐसा होता है जिसे वो आमतौर पर बिना दूसरे ख्याल के हैंडल कर लेती है, क्योंकि जब भी वो सोचती है कि वो अनोइंग हो रही है, या फिर ऐसा लगता है कि वो उनके रास्ते में आ रही है, तो वो किसी को आंखों में देख भी नहीं पाती और उसके अल्फाज बाहर आने से इनकार कर देते हैं। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पता जोनो उससे नाराज हो गई हो, और शायद उड़ा भी उससे थोड़ा परेशान हो गया हो। और को की तो बात ही मत पूछो, जिसे उसे पैसे वापस करने हैं उसके चश्मे के लिए। पर मानो या ना मानो, ये हमेशा ऐसा ही हो जाता है। और वो जानती है कि वो बेहतर बनना चाहती है, ताकि उनकी आंखों में ठीक से देख सके और माफी मांग सके, और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें थैंक यू भी कह सके। और इसीलिए वो डेस्परेटली चाहती है कि वो फ्रेंड्स बना पाए। और तब कागायामा ने अपनी चुप्पी तोड़ी, मेंशन करते हुए कि जो उसने अभी अभी कहा वो एक्चुअली काफ़ी एडमायरेबल था, पूछते हुए कि उसमें अचानक से ऐसा क्या आ गया जिसने इतना बड़ा चेंज कर दिया। और ये सब एक्चुअली इसलिए क्योंकि एक बार कागायामा ग्रेजुएट हो गया तो स्कूल में मज़ा ही नहीं रहेगा। और एक बार फिर उसने उसे फंसा लिया, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसी बात आउट ऑफ नोवेयर बोलने का क्या मतलब था। पर उसने पल लेकर उसे अश्योर किया, क्योंकि अगर वो इस चांस को उसकी एंग्जाइटी फिक्स करने के लिए यूज़ करता है, तो वो अपनी बाकी की हाई स्कूल लाइफ एक लोनर की तरह नहीं जिएगी। और अगर उसे इतना समझ आ गया तो वो चाहता है कि वो नीचे उतर आए, क्योंकि ये डेंजरस है। पर वो इस दीवार को पूरा पार करने के लिए डिटर्मिन्ड है, क्योंकि ये उसकी लकी रिचुअल है। पर इस पॉइंट पर कागायामा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उसे नीचे लाने की, बिना एक्चुअली रीजन बताए, जिसका एक रीजन ये था कि वो नहीं चाहता कि वो गिरे। पर जब उसने ओसाइलो को भी शट डाउन कर दिया, उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो गोल गोल बातें नहीं घुमाएगा, क्योंकि इसका असली रीजन वो नीचे उतरना इसलिए चाहता है क्योंकि उसे वो चीजें दिख रही हैं जो वो देखना नहीं चाहता था। और जैसे ही वो एकदम नर्वस होती है, वो किसी तरह वॉल से फिसल जाती है, ठीक उसके ऊपर लैंड करती है और उसे डांटती है स्कर्ट के ऊपर झांकने के लिए।